ओके, सो नेट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका पार्ट 5 में पार्ट सी मैंने थोड़ा डिस्क्राइब किया था। अब 3.5 मार्क्स का क्वेश्चन भी थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ जो जो मैंने किया था। तो पहला 4 क्वेश्चन ये जो था कुछ ये सब मैंने नहीं किया था और मुझे इतना पता भी नहीं है। ठीक है, तो इस वाले से मैं स्टार्ट करता हूँ। इस वाला क्वेश्चन से मैं किया था, अटेम्प्ट किया था। तो ये देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम का स्टेटमेंट अब पढ़ लेना। यहाँ पर एक ऐसा मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है करंट। यहाँ पर करंट का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आंसर वेरी कर जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग है, मतलब ये आपको ये डायरेक्शन देखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है यहाँ पर, ठीक है, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट बनेगा, इसके लिए मैग्नेटिक डाइपोल बनेगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, उसके लिए यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पर एक करंट लूप है जिसके लिए अगेन एक मैग्नेटिक मूवमेंट बनेगा इसके लिए। तो इसका ऊपर टॉर्क क्या होगा, एम क्रॉस बी होता है, ठीक है। तो आपको बी कैलकुलेट करना है इस लूप के लिए, फिर और इसका डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है, और उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली करना है, लेकिन मतलब डायरेक्शन का ये मेन जो मसला है डायरेक्शन का है। तो आपको डायरेक्शन अच्छे से मतलब देखना पड़ेगा कि डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो ये देखिए इसका रेडियस ए है, इसका आर ए, यहाँ पर इसका रेडियस ए है, इसका जो स्क्वायर है इसका लेंथ बी है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ आई आई दोनों में ही आई करंट जा रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। ओके, सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट मान लीजिए m1 है, ठीक है, ये m1 है। ये क्या है आपका आई इंटू पाई स्क्वायर है, जेड कैप है, ठीक है। तो देखिए अब जब आपका यहाँ पर एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और मान लीजिए आप थीटा एंगल पे आप इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो। यहाँ पर मान लीजिए ये आर वेक्टर डायरेक्शन है और ये थीटा डायरेक्शन है, ठीक है। ये आर का डायरेक्शन, आर हेड का डायरेक्शन है, ये थीटा हेड का डायरेक्शन है, और ये डिस्टेंस आर है। तो आपका जो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट मॉड एन 4 पाई r³ 2 cos थीटा आर हेड प्लस साइन थीटा थीटा हेड, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका मैग्नेटिक मोमेंट ये वाला है, और अब इस पॉइंट पे मान लीजिए यहाँ पर वो स्क्वायर लूप है, अब इस पॉइंट पे निकाल रहे हो मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर थीटा आपका सिंपली 90 डिग्री है, और थीटा हैट का डायरेक्शन देख लेना आप। हाँ, तो जब आप यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करोगे, पहली बात तो ये है कि ये म्यू नॉट एम बाई 4 पाई r³, ये थीटा 90 है तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, और साइन 91 है। और यहाँ पर थीटा हैट का डायरेक्शन क्या है, थीटा हैट का डायरेक्शन इसका उल्टा है, मतलब माइनस जेड हैट है, ठीक है। ये ध्यान में रखना। ओके, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ठीक है। तो अब देखिए यार, हाँ, ये एक्स वाई जेड है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर अब इस करंट लूप को देखिए, लूप पे करंट किस तरह से जा रहा था, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था, राइट। तो अब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है मतलब किस तरह आपको डायरेक्शन होगा। मैं आपको एक बार डायग्राम भी फिर से दिखा देता हूँ। तो ये ऐसा था डायग्राम, ये एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है, ठीक है। तो अब देख लीजिए किस तरह आपका, सॉरी, किस तरह आपका जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कर्ल करेगा, इस तरह से कर्ल करके इस तरह अंदर जा रहा है, ये भी इस तरह से कर्ल करके इसको अंदर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मतलब इस वाले के लिए मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नीट्यूड तो आई बी स्क्वायर है, ठीक है। और डायरेक्शन क्या है, माइनस वाई हेड है, राइट। सॉरी 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 सॉरी, ये इस तरह से कर्ल करेगा तो ये इसके बाहर जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से कर्ल करेगा तो इसके बाहर जाएगा, तो ये प्लस वाई हेड है, ठीक ठीक है। तो यहाँ पर टॉर्क जो होगा ये होगा एम क्रॉस बी। तो यहाँ पर इन दोनों का मैग्नी एम का वैल्यू रख देना, इन दोनों का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर देना, और वाई क्रॉस जेड एक्स होता है, तो माइनस एक्स हैट। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको मतलब डायरेक्शन देखना है, मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन क्या बन रहा है, ठीक है, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये वाला प्रॉब्लम भी नहीं किया था। देखिए ये एक इजी प्रॉब्लम है, मतलब कुछ करना नहीं था, बस आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको वाइब्रेशनल मोड इंक्लूड करना है बस, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली आपका CV होता है 5/2 kT डायटोमिक मॉलिक्यूलर, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है 5, 2 रोटेशन 3 ट्रांसलेशन, ओके।
तो ये आपका होता है, लेकिन आप जब वाइब्रेशन इंक्लूड करोगे तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 7 हो जाएगा, 2 वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दोनों एटम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ए अगर 7 हो जाएगा तो सी वी हो जाएगा 7/2 के टी, और सी पी हो जाएगा 9/2 के टी, राइट। तो गामा मतलब सी पी बाई सी वी ये हो जाएगा आपका 9/7, और सी वी बाई सी पी होगा 7/9 होगा। तो दो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको इंक्लूड करना है बेसिकली, ठीक है, तो यही करना था। अच्छा देखिए, अब ये वाला देखिए, ये वाला इजी ही था। ठीक है, तो एनर्जी आइगन, अच्छा एन का वैल्यू आपको निकालना है, ये आपका फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका इजी ही था बेसिकली, मतलब शायद आपने क्या भी होगा। तो यहाँ पर कुछ ए का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब ये लोअरिंग ऑपरेटर है, तो 1/√2 क्यू प्लस आई पी, ये मतलब ये अलग कोऑर्डिनेट है, मतलब ये वाला p²/2m प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ पर आप एच क्रॉस ओमेगा/2 कॉमन लोगे, फिर जो कोऑर्डिनेट बनेगा ये क्यू² प्लस p² बनेगा, ये वाला पी है क्यू पी। ठीक है, ये मैंने मतलब ये मैंने जेटली से किया है। ठीक है, 1/√2 क्यू माइनस आई पी। ठीक है, बट आप यहाँ पर रेशियो निकल रहे हो तो प्री फैक्टर का कुछ वैल्यू नहीं बनता, प्री फैक्टर सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए से ए डाई अगर आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे, आई पी बाई रूट टू इज इक्वल टू ए माइनस आई पी बाई रूट टू इंटू टू इज इक्वल टू ए माइनस ए आएगा। तो जो भी हो ये कुछ प्री फैक्टर है, लेकिन आप रेशियो निकाल रहे हो दो टर्म का, दोनों में यहाँ पर क्या है 2p1 है, और यहाँ पर n+1 pn है। ठीक है, तो अब रेशियो निकाल रहे हो तो प्री फैक्टर कुछ वैल्यू नहीं करता, आपको बस ये a माइनस ए डाइगर है यही मैटर करेगा, बाकी आप प्री फैक्टर के बारे में मत सोचो। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पर n+a है, ए माइनस ए डाइगर है, और आप नेगेटिव एक मल्टीप्लाई कर दो तो ए डाइगर माइनस ए हो जाएगा, मतलब आप ऊपर नीचे नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप कर रहे हो रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर आप ए डाइगर को मतलब इसके ऊपर ऑपरेट करोगे तो √2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक √2 आ जाएगा, और यहाँ पर आप ए डाइगर को इनके ऊपर ऑपरेट करोगे तो √n+1 हो जाएगा। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, आपको क्वेश्चन में इन दोनों का वैल्यू का रेशियो दिया हुआ है √2, तो आपको इनका वैल्यू निकालना है, राइट। तो √n+1 by √2 is equal to √2, so n+1 is equal to basically 4, so n is equal to 3, राइट। तो ये आपका हो जाएगा ऐसा। अच्छा नेक्स्ट, ये वाला मैंने किया तो था लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने बस मतलब ये मेरा भी गलत हुआ है तो इसको मैं कमेंट नहीं करूँगा। ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन था, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको मैं सोल्यूशन दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर कुछ y का वैल्यू है 1 to e, ये है 0 to 5, ये है डेल्टा x² माइनस y² log xy dx dy। ठीक है, तो पहला चीज़ तो आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कुछ ऐसा हुआ कि डेल्टा x माइनस ए इंटू डेल्टा x माइनस बी ऐसा रहता है, तो इसका आपका सीधा सा फॉर्मूला ये होता है डेल्टा x माइनस ए प्लस डेल्टा x माइनस बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पहला चीज़ तो ये है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर करोगे, अब मैं इसको कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 1 to e है, 0 to 5 है, तो डेल्टा x प्लस वाई एक टर्म आएगा, प्लस डेल्टा x माइनस वाई अब एक टर्म आएगा, डिवाइडेड बाई 2y लॉग xy आएगा, dx dy आएगा, राइट। देखिए अब इस वाले टर्म को ज़रा गौर से देखिए, x इज इक्वल टू माइनस वाई इसका सोल्यूशन है। ठीक है, ये डेल्टा फंक्शन का मतलब 0 है डेल्टा फंक्शन का। अब देखिए x इज इक्वल टू माइनस वाई है, मतलब x का आप कोई भी वैल्यू रखो, मतलब x का रेंज क्या है 0 to 5, मतलब 0 to 5 के बीच का आप कोई भी वैल्यू रखो, मतलब मान लीजिए कि आपने 2 रख दिया तो y का वैल्यू है -2, लेकिन y का लिमिट अब देखिए पूरा पॉजिटिव लिमिट है, 1 to e है, x के बीच आप कोई भी वैल्यू रखो ये y का वैल्यू मतलब नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो टर्म है ये कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों का ही रेंज देखो आप पॉजिटिव में है, नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, दोनों का ही रेंज पॉजिटिव में है, तो ये वाला टर्म आपका कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, डायरेक्ट 0 हो जाएगा।
तो कंट्रीब्यूट करेगा अल्टीमेटली ये वाला टर्म डेल्टा एक्स माइनस वाई। तो इसको आप एक्स के ऊपर इंटीग्रेट कर दोगे तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, लॉग वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू वाई इंटू डी वाई, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर लॉग वाई स्क्वायर आपका हो जाएगा, लॉग वाई स्क्वायर आपका हो जाएगा टू लॉग वाई, ठीक है, टू लॉग वाई हो जाएगा। सो लॉग वाई डिवाइडेड बाई वाई डी वाई। अब ये वाला इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, ठीक है, ये मतलब क्लास 11-12 का इंटीग्रल है कि लॉग वाई को जेड मान लो। ठीक है, मतलब मैं फिर भी आपको ब्रेक करके दिखाता हूँ। लॉग वाई को जेड मान लो, फिर वन बाई वाई डी वाई इज इक्वल टू डी जेड, राइट। तो लॉग वाई को जेड मान लिया, वन बाई वाई डी वाई को डी जेड मान लिया, तो ये जेड स्क्वायर बाई टू। ठीक है, जेड स्क्वायर बाई टू मतलब सिंपली आपका लॉग वाई स्क्वायर बाई टू, ये है लॉग वाई स्क्वायर बाई टू। और यहाँ पर लिमिट आप वन टू ई पुट कर देना, तो लॉग वन होता है ज़ीरो और लॉग ई होता है वन, तो वन टू टू। ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपका देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ, ये वाला तो आपका इजी था। मतलब ये आपको क्या बोला था कि कौन से कितने टाइम इंटरवल में आपका टू पाई फेज शिफ्ट होगा। तो ये सिंपली आपको फेज कितना होता है, फेज होता है आपका मतलब एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल में आयोटा के साथ जो होता है वही आपका फेज होता है, राइट। तो ई टी बाई एच क्रॉस, ये ई टी बाई एच क्रॉस आपको टू पाई से इक्वेट करना था। और ई का वैल्यू आपको पता है 9 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर, राइट। इसको कैलकुलेट कर देते हैं तो हो जाता। तो ये शायद आपने कर लिया होगा। ठीक है, ठीक है, ये वाला एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। बोला है कि एक पर्टिकुलर इनर्शियल फ्रेम में ई और बी का ये वैल्यू है। ठीक है, और आपको बताना है कि दूसरे फ्रेम में क्या होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई फ्रेम होना चाहिए जहाँ पर ई ज़ीरो बी नॉट ज़ीरो है, ई ज़ीरो बी ज़ीरो है, ठीक है जी, और है बी ज़ीरो ई नॉट ज़ीरो, ये सब कुछ कंडीशन दिया हुआ है। तो मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूँ। देखिए, कुछ चीज़ें होता है ना जिसको बोलते हैं लॉरेंज इनवेरिएंट, ये आपने शायद सुना होगा। पहला क्वांटिटी है, मतलब रूट अंडर लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, छोड़ो रूट अंडर नहीं लिखना है। एक क्वांटिटी है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, ये क्वांटिटी एक है। और क्वांटिटी है ई डॉट बी, ये दो क्वांटिटी लॉरेंस इनवेरिएंट क्वांटिटी है। ठीक है, ये अगर आपको पता है तो आप कर लोगे। तो देखिए, एक फ्रेम में आपका ई इज इक्वल टू ई नॉट है, बी इज इक्वल टू ई नॉट बाई टू सी है। तो ई डॉट बी, दोनों का ही डिरेक्शन एक सेट है। ठीक है, दोनों का ही डिरेक्शन एक सेट है। तब ई डॉट बी जब करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ई नॉट स्क्वायर बाई टू सी हो जाएगा। मतलब आप किसी दूसरे फ्रेम में जाओगे और किसी आपने मान लो कि आपने ई को ज़ीरो बना दिया और बी को कुछ नॉन ज़ीरो वैल्यू रख दिया, लेकिन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये तो आप हो नहीं सकता। मतलब दोनों को ही कुछ फाइनाइट वैल्यू लेना पड़ेगा। मान लीजिए आपने ई का वैल्यू ऐसा रख दिया ई नॉट बाई टू सी, और बी का वैल्यू रख दिया ई नॉट, ऐसा कुछ रख दिया, फिर ये मल्टीप्लाई करके सेम वैल्यू आएगा। डिरेक्शन चेंज हो सकता है, डिरेक्शन वाई हैट हो सकता है, ठीक है, चेंज हो सकता है फ्रेम वाइज। लेकिन ये ई डॉट बी जो इन्वेरिएंट क्वांटिटी है, ये आपको फॉलो करना ही होगा किसी भी फ्रेम में जाओ आप, ठीक है। तो दोनों ही नॉन ज़ीरो वैल्यू होना चाहिए। तो ये इससे आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा ऑप्शन में क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देयर एग्जिस्ट नो इनर्शियल फ्रेम विथ आइदर ई ज़ीरो और बी ज़ीरो। कोई भी एक ज़ीरो पॉसिबल ही नहीं है। अगर एक एक ज़ीरो हो जाएगा तो मतलब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ज़ीरो हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो लॉरेंस इनवेरिएंट क्वांटिटी आपको सेटिस्फाई करना है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन में तो पेन की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही देख सकते हो, ठीक है। तो ये वाला कौन सा प्रॉपर वेव फंक्शन है आपको बताना है। देखिए, यहाँ पर वेव फंक्शन का स्पेशियल पार्ट एंटी सिमेट्रिक है और स्पिन पार्ट सिमेट्रिक है। तो टोटल वेव फंक्शन आपका क्या हुआ, एंटी सिमेट्रिक। पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, तो यही करेक्ट ऑप्शन है, पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए बस। और अब बाकी भी चेक कर सकते हो ऐसे। ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, मतलब टोटल सिमेट्रिक हो गया, पाउली एक्सक्लूशन नहीं हो रहा है। ये एंटी सिमेट्रिक है, ये एंटी सिमेट्रिक है, मतलब टोटल सिमेट्रिक हो गया, तो पाउली एक्सक्लूशन फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला मतलब थोड़ा मतलब कैलकुलेशन करना हो सकता है, तो आप मतलब मैं दिखा देता हूँ एक बार थोड़ा सा, एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या था। अच्छा, ये आपका पोटेंशियल हार्मोनिक ऑसिलेटर का दिया हुआ है हैमिल्टोनियन, और आपको इसको डी एच का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कैसे करना है, ठीक है।
मैं एक से आपको दिखा देता हूँ, एक्स पी स्क्वायर बाई टू एम। पी एक्स के लिए भी आप सेम टाइप से करना, ठीक है। आप एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो पहला जो आपका टर्म है एक्स पी कॉमा पी स्क्वायर बाई टू एम। तो पहली बात तो ये आप पी बाई एम बाहर निकाल लो, मतलब ये कुछ मतलब समथिंग कॉमा एक्स टू द पावर एन होता है, तो एन एक्स टू द पावर एन बाहर आ जाता है और कॉमा एक्स रहता है। तो ऐसा ही अब मतलब टू पी हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। तो टू पी बाई टू एम मतलब पी एम आ जाएगा, ये एक्स पी कॉमा पी हो जाएगा, राइट। तो पी को आप बाहर निकालोगे तो पी स्क्वायर बाई एम हो जाएगा, और एक्स पी का पॉइसन ब्रैकेट, एक्स पी का पॉइसन ब्रैकेट मतलब सॉरी कम्यूटेटर ब्रैकेट बचेगा। तो ये पी स्क्वायर बाई एम मतलब ये एक आयोटा एच क्रॉस होगा, मतलब आप क्लासिकल की सोचोगे तो वन है, और क्वांटम मैकेनिकली आयोटा एच क्रॉस कम्यूटेटर ब्रैकेट, ओके। और यहाँ पर एक्स पी, अच्छा एम ओमेगा स्क्वायर टू को हम पहले ही कांस्टेंट है बाहर निकल रहे हैं, एक्स स्क्वायर, ओके। तो अब इसको भी अब डिफरेंशिएट करके ऐसे ही लिखते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स एक्स पी कॉमा एक्स, राइट, ओके। तो अब पी एक्स का कम्यूटेटर ब्रैकेट बचेगा और एक एक्स बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर पी एक्स का कम्यूटेटर ब्रैकेट बचेगा, और ये आपका माइनस आई एच क्रॉस होता है, राइट। तो ये वाला प्लस हो रहा है, ये वाला माइनस हो रहा है, और यहाँ पर क्या है, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला एक्स पी के साथ करोगे तो ऐसा आएगा, पी एक्स के भी साथ करोगे तो ऐसा आएगा। तो फाइनली आपका देखिए यहाँ पर मतलब मैं थोड़ा इस टर्म से ही आपको दिखा रहा हूँ, पी एक्स आप खुद से कर लेना। यहाँ पर एक टू से मल्टीप्लाई करो और पी स्क्वायर बाई टू एम करो, तो ये एवरेज टी हो गया, माइनस टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड एवरेज वी हो गया, ठीक है। आपको एवरेज लेना है। अब देखिए आपको वीडियल थ्योरम पता होगा कि एवरेज टी इज इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू एवरेज ऑफ वी, राइट। तो ये एन प्लस वन का वैल्यू क्या है, ये इसके लिए हार्मोनिक ऑसिलेटर के एक्स स्क्वायर है, तो ये एन प्लस वन का वैल्यू टू है। तो टू प्लस टू बाई टू इंटू वी इज इक्वल टू वी, राइट। तो ये क्वांटिटी जीरो है, पक्का है, ठीक है। अब पी एक्स के लिए भी करोगे तो आपको सेम ऐसा ही मिल जाएगा, ठीक है। ये वीरियल थ्योरम आपको थोड़ा मतलब ये वाला क्वांटिटी आपने डिस्कवर कर लिया कि ऐसा आ रहा है एवरेज टी माइनस एवरेज बी, तो आप डिस्कवर ये भी कर लोगे कि हाँ ये तो वीरियल थ्योरम से हो जाएगा, लेकिन ये आपको डिस्कवर करना होगा कि अच्छा ये टी माइनस बी है, ठीक है, ओके। अच्छा नेक्स्ट पार्ट आपका प्रिसीशन से आया था, जो रिजिड बॉडी मोशन का है कि कितना प्रिसीशन पीरियड होता है, ठीक है। तो इसका भी मतलब फॉर्मूला कई लोग थोड़ा मतलब कई लोग थोड़ा कंफ्यूज होता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। मतलब जो फर्स्ट सेकंड वाला इक्वेशन होता है ना, कुछ जो ऑयलर इक्वेशन क्या होता है मुझे भी ठीक से याद नहीं। तो ये साइक्लिकली घूमता है, टू थ्री वन, ठीक है। तो यहाँ पर टू थ्री वन, ठीक है, ऐसे घूमता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आई टू और आई वन सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फाइव होगा, ये आई थ्री माइनस आई वन डिवाइडेड बाई आई वन इंटू ओमेगा थ्री ये होगा, और आई वन अब सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आई थ्री डिवाइडेड बाई मान लो ये आई है इंटू वन इंटू ओमेगा, राइट। ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई थ्री क्या है 1.003 कुछ था, और इसका वैल्यू वन था, मतलब दोनों का रेशियो ही दिया हुआ था शायद, यस। और यहाँ पर ओमेगा है, ठीक है, टू पाई बाई 365 कुछ, ओके। तो इन दोनों का रेशियो करोगे तो सॉरी सॉरी 365 नहीं, आर्थ एक इसने आपको अपने ऊपर 24 आवर्स में करता है, ठीक है, मतलब एक दिन में करता है। तो इसका आप रेशियो लोगे तो मतलब उल्टा कर दोगे, क्योंकि आपको टाइम पीरियड पूछा है तो उल्टा करना पड़ेगा, टू पाई बाई ओमेगा ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो आपको मतलब 1/.003 ऐसा आएगा, ठीक है। तो इसको आप कर लेना, तो 1/.003 333 डेज ही आएगा, ठीक है। अच्छा ये वाला मैंने नहीं किया था, ये वाला नहीं किया था, ये वाला मैंने किया तो था लेकिन मेरा गलत हुआ है, मैंने ऑप्शन वन किया था लेकिन ऑप्शन थ्री दिया हुआ है, तो ये मैं डिस्कस अभी नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक नेगेटिव साइन के साथ किया था, पता नहीं क्यों, ठीक है। ये वाला तो इजी है, ये कैले हैमिल्टन थ्योरम से करना है, बेसिकली आपको आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो इससे हो जाएगा, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आप कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर z इज इक्वल टू वन पे क्या हो रहा है,
तो देखिए मैं एक बार दिखा ही देता हूँ आपको। तो ई टू दी पावर जेड माइनस वन को पी मान लीजिए, ठीक है। जेड माइनस वन को पी मान लीजिए। तो ई टू दी पावर पी इंटू ई टू दी पावर वन बाई पी, ठीक है। तो ये वाला टर्म इसको ऐसे लिखा। अब आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, वन प्लस पी स्क्वायर बाई टू ब्ला ब्ला ब्ला, वन प्लस वन बाई पी प्लस वन बाई टू पी स्क्वायर प्लस ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे वन से ये वाला टर्म, तो आपको वन बाई पी के इनफाइनाइट टर्म्स तो मिल ही जाएंगे ना। वन बाई टू पी स्क्वायर, ये मान लिया कि आपने कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे, पी से पी कैंसिल होगा, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल होगा, ये सब कुछ मतलब पी टू दी पावर इनके भी बहुत सारे टर्म्स रहेंगे विथ सम कोएफिशिएंट्स। लेकिन वन बाई पी के भी इनफाइनाइट टर्म्स रहेंगे, क्योंकि ये वाला वन से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। वन से ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला वन बाई पी का इनफाइनाइट टर्म्स रहेगा, ठीक है। तो पी इज इक्वल टू जीरो आपका एक एसेंशियल सिंगुलरिटी है, ठीक है। पी इज इक्वल टू जीरो अनरिमूवेबल है। तो पी इज इक्वल टू जीरो मतलब जेड इज इक्वल टू वन। जेड इज इक्वल टू वन एक एसेंशियल सिंगुलरिटी है आपका, जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। ये सेकेंड वाला सॉल्यूशन तो एक इजी सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर भी मैं एक बार कर ही देता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा था शायद, डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू माइनस एक्स बाई वाई प्लस वन, ठीक है। तो बोथ साइड इंटीग्रेट कर देना, इसको यहाँ पर लेके इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। इजिकल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। सो वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वन बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू इजिकल टू सी प्लस वन बाई टू, राइट। सो एक्स प्लस सॉरी एक्स y प्लस वन है होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी प्लस वन, ओके। सो यहाँ पर देखिए, ये एक सर्किल का इक्वेशन है। सेंटर क्या है, सेंटर है माइनस वन जीरो, और रेडियस क्या है, रेडियस है टू सी प्लस वन। अब ये सी कांस्टेंट कैसे वेरी करेगा, उसके ऊपर आपका रेडियस वेरी करेगा। तो ये सर्किल का इक्वेशन है विथ वेरिंग रेडियस, राइट, ओके फाइन। नेक्स्ट है आपका ये वाला। देखिए, ये वाला आपको डायरेक्शन देखना होगा। पहली बात तो ये है, आपको डायरेक्शन देखना होगा। डायरेक्शन नहीं देखोगे तो आप गलती करोगे। तो यहाँ पर देखिए, वेव का इक्वेशन दिया हुआ है, नॉर्मली ऑन ए परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग मिरर दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ई नॉट, परमिटिविटी, ओके। तो फोर्स एग्जर्टेड ऑन द मिरर, ओके। तो क्या फोर्स एग्जर्ट होगा, तो देखिए आपको पता होगा कि प्रेशर जो एग्जर्ट होता है, वो अगर आप एब्जॉर्प्टिव मीडियम है तो आई बाई सी होता है। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होता है, मतलब आप यहाँ से जाओगे फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब आप मोमेंटम ट्रांसफर के हिसाब से सोचो। अगर पी मोमेंटम से आ रहा है और मॉड पी मोमेंटम से दूसरी तरफ चला गया, पूरा ऑपोजिट डायरेक्शन, तो चेंज इन मोमेंटम टू मॉड पी होता है, ठीक है। तो यही से ये आता है कि चेंज मतलब प्रेशर जो एग्जर्ट हो रहा है टू आई बाई सी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तब पॉइंटिंग वेक्टर निकाल लो, वन बाई म्यू नॉट ई क्रॉस बी, ठीक है। अब ई क्रॉस बी जब आप करोगे तो ई नॉट स्क्वायर तो एक आएगा ही, एक एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर टर्म आएगा, ठीक है। और वन बाई म्यू नॉट तो है, और सी आएगा, और एक टू मल्टीप्लाइड भी है यहाँ पर प्रेशर के फॉर्मूला में जब बैठाओगे, और ये कॉस स्क्वायर का एवरेज होता है हाफ, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली ये कुछ सॉरी एक वन बाई म्यू नॉट, और यहाँ पर एक और सी है तो सी स्क्वायर। सो यहाँ पर इप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, क्योंकि जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो ई नॉट बाई सी आता है, राइट। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सी स्क्वायर आ जाएगा, ये सी और ये सी, ये इप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर हो जाएगा। और जो फोर्स होगा वो सिंपली प्रेशर इनटू एरिया होता है, ठीक है। तो ये आपका फोर्स का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब आपको देखना है डायरेक्शन, ठीक है। एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका जो कॉस के अंदर लिखा हुआ है वो एक के जेड माइनस ओमेगा टी है। अब आप इसको देख के बताइए कि वेव किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। ऑब्वियसली दोनों का साइन सेम है, मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। अगर दोनों का साइन अपोजिट होता तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा होता। तो अब नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो ऑब्वियसली ये प्रेशर भी जहाँ देगा वो इस डायरेक्शन में ही देगा, यहाँ पर आके यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है तो इस डायरेक्शन में प्रेशर देगा। तो ये प्रेशर का फोर्स का जो साइन होगा वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा और नेगेटिव जेड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, ओके। ये वाला तो नहीं किया था, ये वाला सॉल्व मैंने किया था और ये वाला भी किया था, ओके। तो अब दो ही क्वेश्चन बचे हैं, इनको मैं कर देता हूँ।
ठीक है। तो देखिए यह क्वेश्चन थोड़ा मतलब कैलकुलेशन था, आपको मतलब लैंग्वेज थोड़ा समझना पड़ेगा, लैंग्वेज में आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो रेफ्रिजरेटर कैन बी थॉट टू ए रिवर्सिबल इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन T2 एंड T1। T2 and T1 आपका गिवन है 20 डिग्री एंड -10 डिग्री, ओके। So work needed to run this is supplied by another engine that takes an energy at a rate 500 watt and runs with 50% efficiency. Okay. If the refrigerator freezes 5 kg of water at 0 degree Celsius, latent is this in n hours. So n is closest to. तो आपको बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ कि आपको करना क्या है, ठीक है। मतलब डायग्राम क्या है, इसका पिक्चर क्या है। देखिए पहले तो रेफ्रिजरेटर है, तो 20 डिग्री है, मतलब ये 293 केल्विन है। और ये -10 डिग्री है, -263 केल्विन है, ठीक है। तो ये कुछ रेफ्रिजरेटर काम कर रहा है, लेकिन ये इन काम जो कर रहा है वो कैसे कम कर रहा है, ये किसी और इंजन से एनर्जी ले रहा है, ठीक है। तो ये जो इंजन है ये 50% एफिशिएंसी पे काम कर रहा है। और देखिए क्या बोला है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, आपको क्लैरिटी मिलेगा। क्योंकि ये बोला है कि 500 वाट इट टेक्स इन एनर्जी एट ए रेट 500 वाट एंड रन्स विथ 50% एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये 500 वाट ले रहा है। ये वाला जो रिवर्स रिजर्वर है, इससे 500 वाट मतलब 500 जूल पर सेकेंड ले रहा है। कुछ डिस्पोज कर रहा है लोअर रिजर्वर में, और कुछ यहाँ पर वर्क दे रहा है, और ये जो वर्क दे रहा है यही इसको यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये 50% एफिशिएंसी पे काम कर रहा है, मतलब अब 1 - Q1/Q2, मतलब ये Q1 मानो और ये Q2 मानो, ठीक है। तो ये कुछ क्या होगा, 50% मतलब हाफ होगा, ठीक है। तो Q1/Q2 आपको सिंपली पता चल रहा है कि मतलब हाफ है। तो ये अगर 500 जूल पर सेकेंड ले रहा है, तो ये 250 जूल पर सेकेंड डिस्पोज कर रहा है एक यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्क का है, इसका जो वर्क है, वो जो सप्लाइड वर्क है वो 250 है, वही इसको सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये जो 250 इसका जो वर्क है ना, ये 250 है, 250 वाट, 250 जूल पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए इसका वर्क आपको पता चल गया, अब सेम वैसे ही फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। तो Q1 - Q2 इज़ क्या है आपका 250, राइट। तो अब Q2 से आप डिवाइड कर दीजिए सिंपली, तो Q1/Q2 आपका क्या हो गया, T1/T2 हो जाएगा। 290 तो 3 - 263 -1 इजिकल टू 250/Q2। मतलब Q2 क्या है, किस किस अमाउंट से आपको हिट निकाल रहा है यहाँ पर, ठीक है, वही आपको चाहिए फाइनली। तो इससे आपका Q2 निकल जाएगा। अब Q2 क्या है, Q2 जब मतलब इतना अमाउंट हीट आपका निकल रहा है पर सेकंड में, मतलब ये वाट में आएगा, Q2 वाट में आएगा, मतलब इतना जूल पर सेकंड निकल रहा है। तो इससे आपको क्या मतलब क्या करना पड़ेगा कि Q2 से मतलब मान लो कि एन आवर्स आपको लगेगा, आपको एन कैलकुलेट करना है, और एक आवर में 3600 सेकेंड्स होता है। तो इन एन आवर्स में इतना हीट ये रेफ्रिजरेटर निकाल देगा यहाँ से, और वही सफिशिएंट होगा 5 kg वाटर को फ्रीज करने के लिए। 334 इंटू 10⁻³ किलो जूल है शायद, ठीक है। तो ये होगा, तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो आपको इनका वैल्यू मिल जाएगा, ओके। तो ऐसे करना था इसका, ओके फाइन। नेक्स्ट, ये तो मतलब एक क्लास 11 में मतलब बहुत सारे बुक्स में, मैंने तो ये क्वेश्चन पहले क्लास 11 में किया था एक बुक्स में, मेरे ही टेक्स्ट बुक में। ये बहुत फेमस प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब ये आपने शायद लाइफ में कहीं ना कहीं एनकाउंटर किया होगा प्रोबेबली, अगर नहीं किया है तो मतलब क्या ही बोलूँ, बट ये बहुत फेमस प्रॉब्लम है एक्चुअली, ठीक है। तो प्रॉब्लम का कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से कि मतलब सीन क्या है। तो पहले तो ये रोटेशन का एक कॉम्बिनेशन है और एनर्जी कंजर्वेशन का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो मान लीजिए कुछ थीटा एंगल पे यहाँ पर ये छोड़ रहा है, ये सरफेस छोड़ रहा है। सरफेस छोड़ रहा है मतलब क्या हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। ये मान लीजिए mg है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये एंगल भी थीटा है, मतलब यहाँ पर जो इसका ये इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो mg cos थीटा है, ठीक है। यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा mv²/r, राइट। और सरफेस जब छोड़ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो रहा है। तो यहाँ पर कोई नॉर्मल रिएक्शन है नहीं, इसलिए सरफेस छोड़ देगा। सरफेस तभी छोड़ता है जब नॉर्मल रिएक्शन जीरो होता है, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर mv² = mgr cos थीटा, राइट। तो यहाँ पर आपका सिंपली आ गया v² = gr cos थीटा।
ओके। अब आप लगाइए एनर्जी कंजर्वेशन। तो मान लीजिए यहाँ से आपने स्टार्ट किया था, ये पार्टिकल स्टार्ट किया था, तो ये काइनेटिक एनर्जी कितना गेन करेगा, हाफ एम वी स्क्वायर गेन करेगा। और पोटेंशियल एनर्जी कितना डिक्रीज हुआ है, एम जी आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा। ये जो पार्ट है ये एम जी आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा है, क्योंकि ये इन आर कॉस थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर आर इंटू आर माइनस आर आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा, राइट। तो ये वाला पार्ट मतलब ये वाला हाइट में कैलकुलेट कर रहा हूँ, इतना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो वी स्क्वायर ऑफ जी आर कॉस थीटा, एम वी स्क्वायर इज एम जी आर कॉस थीटा, राइट। So 1 by 2 into cos theta is equal to 1 minus cos theta, right? So 3 by 2 cos theta is equal to 1 and cos theta is 2 by 3, okay? तो आपने cos theta फाइंड कर लिया, मतलब आपका काम हो गया, ठीक है। तो अब आपको वेलोसिटी बताना है। तो वेलोसिटी आपका है वी स्क्वायर जी आर इंटू कॉस थीटा की है टू बाई थ्री है। तो वी इज इक्वल टू रूट अंडर टू जी बाई आर बाई थ्री। ये एक फेमस प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब ये क्लास 11 से ही फेमस है, बहुत फेमस प्रॉब्लम है। तो ये कुछ 3.5 मार्क्स का सोल्यूशन था। मतलब मैंने जो किया है मैंने वही किया, और 3.5 मार्क्स में मुझे वैसा कुछ बाकी नहीं आता भी नहीं था, तो मैंने किया भी नहीं। और 5 मार्क्स का कुछ क्वेश्चन, दो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेसिकली, जैसे जो मैग्नेटिक फील्ड वाला, मैं इस क्वेश्चन का बात कर रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन मैं ज़रूर ट्राई करूँगा, ठीक है। ये वाला मुझसे एग्ज़ाम में हुआ नहीं था, लेकिन ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं ये ज़रूर ट्राई करूँगा, ठीक है। पार्ट ए लगभग ईजी ही था। और कट ऑफ के बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता यार, क्योंकि पिछली बार तो मैंने बोला था कम 90 के आसपास बोला था, 108 चला गया। पिछली बार थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। मतलब 100 तो ठीक था, लेकिन 108 बहुत ज़्यादा था। तो मतलब कुछ प्रिडिक्शन करना सही नहीं रहेगा मेरे हिसाब से, कुछ भी हो सकता है, मतलब बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं कुछ प्रिडिक्शन नहीं करने वाला। मतलब फालतू लोगों को, मतलब पिछली बार ऐसा हुआ था, लोगों को फालतू भरोसा दे दिया था, जो कि सही बात नहीं है। तो मैं कुछ प्रेडिक्ट करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि बहुत कुछ हो सकता है। मैं कुछ नहीं बोलने वाला कट ऑफ के बारे में। आप सोच लो कि बहुत ज़्यादा जाएगा, उसी हिसाब से चलो। कम गया तो लग अच्छा है, मान लो, ठीक है। तो बाकी इतना ही। पार्ट ए तो मैं करूँगा नहीं, पार्ट ए मतलब ठीक है। पार्ट 5 मैंने मैक्सिमम आपको कर दिया है, एक दो मैं शायद जो बाकी है वो शायद मैं बाद में कर दूँ, ओके। चलो ठीक है, थैंक यू।